हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। सर्दी बढ़ रही है, हर जगह बढ़ रही होगी, दिल्ली में भी बढ़ रही है। हाँ, तो अब धीरे धीरे हम लोग थोड़ा सा विंटर मोड में चले जाएंगे। जो क्लास चल रही थी हमारी, आपको याद है कि कैसे हम लोग अब रीजनल किंगडम्स के बारे में बात कर रहे थे, रीजनल स्टेट्स के बारे में बात कर रहे थे कि मुगल साम्राज्य के डिसोल्यूशन के साथ बहुत सारे रीजनल स्टेट्स बन रहे हैं। अब उसी क्रम में हम आगे बढ़ते हैं। आपको याद है दो जो कैटेगरीज थी उनके बारे में हमने पढ़ लिया। पहली कैटेगरी थी उत्तराधिकारी राज्य या सक्सेसर स्टेट्स की, दूसरी कैटेगरी थी स्वतंत्र राज्य या इंडिपेंडेंट स्टेट्स की, और आज हम उसी क्रम में बात करने जा रहे हैं जो हमारी थर्ड कैटेगरी स्टेट्स हैं, यानी विद्रोही राज्यों की। ठीक है, विद्रोही राज्य। मैंने इस कैटेगरी को इंट्रोड्यूस करते समय आपको बताया था कि इसमें मूलतः वो राज्य हैं जो मुगल साम्राज्य के विरुद्ध हमेशा जो है संघर्ष करते रहे या उनसे विद्रोह करके उनका जन्म हुआ। तो आप विद्रोही राज्यों की जो कैटेगरी है उसमें पढ़ेंगे जाट, बंगश पठान, रुहेले, सिख और एक बहुत ही महत्वपूर्ण शक्ति जिसके बारे में अलग से पढ़ना ज़रूरी है क्योंकि वो प्रीलिम्स और मेंस दोनों के दृष्टिकोण से बहुत इंपॉर्टेंट है, जो कि है मराठा। तो यहाँ हमने क्या देखा, मैंने कहा कि विद्रोही जो राज्य हैं वो दरअसल दो कसौटियों पे बन रहे हैं। पहला, मुगल साम्राज्य से या तो उनका संघर्ष होता रहा, ठीक है, मुगल साम्राज्य से उनका संघर्ष होता रहा, एक तो ऐसे राज्य हैं, और दूसरे मुगल साम्राज्य से विद्रोह करके बने। यानी मुगल साम्राज्य का जो प्रभुत्व था उस प्रभुत्व को उन्होंने चुनौती दी और चुनौती देने के बाद में उन्होंने अपने राज्य की स्थापना की। और ऐसी पहली जो शक्ति जिसके बारे में हम पढ़ने जा रहे हैं वो है जाट राज्य। बहुत ही महत्वपूर्ण है जाट राज्य के बारे में पढ़ना। छोटा सा एक राज्य है, दिल्ली के करीब में है, हम बात करेंगे अभी, और मूलतः एक खेतिहर जाति है। जो लोग हरियाणा, दिल्ली, पश्चिमी उत्तर प्रदेश, राजस्थान, इन इलाकों से हैं वो जानते होंगे कि जाट जो हैं मूलतः लंबे समय तक खेती के व्यवसाय से जुड़े रहे। तो ये क्या है, एक खेतिहर जाति है, और इस खेतिहर जाति ने एकजुट होकर के मुगल साम्राज्य की ठीक नाक के नीचे, दिल्ली में कैपिटल है और उसी के नीचे वो लगातार संघर्ष कर रहे हैं, ताकत है, और उस ताकत की वजह से जो है उन्होंने अपने राज्य की स्थापना कर ली। धीरे धीरे इनका जो प्रभाव क्षेत्र बना, ठीक है, कहाँ बना, दिल्ली में, यानी वो दिल्ली तक आकर के लूटपाट करके निकल जाते थे, इसलिए दिल्ली के कुछ इलाके भी एक समय में जाटों के प्रभुत्व में रहे। उसके साथ साथ आगरा और मथुरा, ये छोटा सा इलाका है, इसी इलाके के भीतर जो है जाट राज्य की स्थापना हुई। दरअसल ये कहानी औरंगजेब के समय में शुरू हो गई थी। 1669 से लेकर 1688 के बीच किसका है शासनकाल, ये शासनकाल औरंगजेब का शासनकाल है, ठीक है। और यहाँ पर जाट, किसान और जमींदार
दोनों मिल करके विद्रोह कर रहे हैं। अब इस विद्रोह की खासियत क्या है? हमने देखा था कि किस तरह से मुगल साम्राज्य की शक्ति घटती जा रही है और राजस्व वसूलने की भी उसकी शक्ति घटती जा रही है। यानी जो रेवेन्यू है, टैक्स कलेक्शन है, वो प्रॉपर अब नहीं है मुगल स्टेट के अंदर। जाट राज्य इसका एक बहुत ही पिक्यूलियर एग्जाम्पल है कि यहाँ औरंगजेब के समय में ही किसान और जमींदार मिलकर के मुगल साम्राज्य के खिलाफ विद्रोह कर रहे हैं। ठीक है, मूल रूप से खेतीहर जाति है। खेतीहर होने के साथ साथ ये पशुपालन के काम में भी रहे। ठीक है, पशुपालन, दरअसल कृषि गतिविधियां और पशुपालन एक दूसरे के जो है एक तरीके से कहें तो पूरक है। इसीलिए आप गांव में जाते हैं तो आपको एक तरफ तो खेत भी दिखने लगता है और दूसरी तरफ जो है ना भैंसों के, गायों के, बकरियों के, भेड़ों के झुंड भी दिखने लगता है। तो यानी उस खेतीहर या ग्रामीण समाज के भीतर ये दोनों जातियां इस तरीके से रहती हैं। और यहां पर एक चीज बहुत बड़ी है जाट जाति के भीतर, वो है बिरादरी की भावना। बिरादरी, बिरादर, बिरादर कहते हैं ब्रदर को, ब्रदर बिरादर यानी भाई। तो ये जो भाईचारे की, बिरादरी की भावना है, ठीक है, ब्रदरहुड की जो ये भावना है, ये इनको एकजुट बनाती है, जाटों को एकजुट बनाती है। और इसी एकजुटता के बलबूते इन्होंने कुछ बड़े विद्रोह किए थे। इसके पहले से भी विद्रोह चल रहे थे, बार बार हो रहे थे, बार बार हो रहे थे, विद्रोह कुचल दिए जाते थे। वो जहांगीर के समय में भी छोटे छोटे विद्रोह हुए, लेकिन औरंगजेब के समय के विद्रोह काफी महत्वपूर्ण विद्रोह हैं। अधिकतर औरंगजेब ने जितने ये विद्रोह हुए उनको कुचल दिया, कुचल दिया। लेकिन औरंगजेब के बाद मुगल राज्य के पास इतनी शक्ति नहीं है कि वो अब जाटों को कुचल सके। विद्रोही प्रवृत्ति के हैं और इन्हीं विद्रोहों के बाद एक समय ऐसा आया जब जाटों ने अपना एक राज्य बना दिया और वो जाट राज्य कहलाया भरतपुर। ठीक है, भरतपुर। तो भरतपुर का जाट राज्य यहां पर स्थापित हो जाता है। अब यहां पर दो नेता हैं, आपको वही ध्यान रखना है। यहां पर दो नेता हैं, एक है चूड़ामन और दूसरे हैं बदन सिंह। चूड़ामन और बदन सिंह चाचा भतीजा हैं। बहुत जबरदस्त इनके अंदर जो है ना एकता है और इन्होंने जाटों को अपने इर्द गिर्द इकट्ठा कर लिया और बहुत ही बराबरी की भावना से इकट्ठा किया। ठीक है, बदन सिंह ने क्या किया, जय सिंह की, राजा जय सिंह की मदद हासिल कर ली। ठीक है, जय सिंह की सहायता प्राप्त कर ली। और यहां पर आपको फिर से मैं बताऊं कि यूपीएससी की तैयारी करते समय स्मार्ट स्टूडेंट कैसे हुआ जाता है। बदन सिंह ने राजा जय सिंह की सहायता प्राप्त कर ली और जब हम राजा जय सिंह के बारे में कल पढ़ रहे थे तो हमने क्या कहा कि उन्होंने जयपुर शहर की स्थापना की जाटों से लिए हुए गांवों के ऊपर। तो बदन सिंह ने एक तरह से ये स्वीकार कर लिया और वो जमीनें जो हैं आपस में दे दी गई और उन्होंने वहां पर जयपुर बसाया। अब जयपुर का बसना और जाटों और राजपूतों के बीच में सहयोग होना यूपीएससी के लिए एक प्रश्न हो सकता है। ठीक है ना। अब देखो यहां पर बदन सिंह और उसके साथ साथ चूड़ामन पहले, फिर बदन सिंह, इन लोगों ने जाट राज्य की स्थापना कर दी और ये बहुत महत्वपूर्ण है। देखिए, विद्रोह करना आसान होता है। आपने विद्रोह किया,
तलवार उठा ली, युद्ध हुए, आप पराजित हो गए या आपने पराजित कर दिया, ये तो एक बात है। लेकिन राज्य की स्थापना करना एक जटिल काम है। राज्य का मतलब क्या है? राज्य का मतलब है राजत्व, यानी आपके पास राज करने का एक दर्शन, एक फिलॉसफी भी होनी चाहिए। उसके बिना आप राज्य की स्थापना नहीं कर सकते। तो चूड़ामन और बदन सिंह ने इस प्रक्रिया को आगे बढ़ाया। जब ये विद्रोह कर रहे थे तो इनके अंदर लूटपाट की प्रवृत्ति बहुत थी। लूटपाट की प्रवृत्ति क्यों? क्योंकि युद्ध हुआ तो जिन इलाकों में वो युद्ध करने गए तो वहां ज्यादा से ज्यादा लूटपाट करके अपने लिए संसाधन इकट्ठे करने हैं, क्योंकि लूटपाट से ही संसाधन आ रहे हैं। ठीक है, रेवेन्यू कलेक्शन हो रहा है, आप मुगल साम्राज्य को रेवेन्यू नहीं दे रहे, लेकिन आप रेवेन्यू खुद ले रहे हैं। तो एक यहां पर आपको ध्यान रखना है कि वो प्रवृत्ति जो है वो उनकी बाद तक बनी रही। और जाटों का जो दबदबा था वो इसलिए भी हुआ कि आसपास के इलाकों में वो हमले करके और वहां इस तरीके का लूटपाट करते थे। अब देखिए, यहां चूड़ामन और बदन सिंह के बाद आपको जो नाम याद रखना है वो नाम याद रखना है सूरजमल। ठीक है, सूरजमल, ये जाट राजा हैं। सूरजमल बहुत ही महत्वपूर्ण राजा है, बहुत महत्वपूर्ण। 1756 से लेकर 1763 के बीच इनका शासनकाल रहा। 1756 से 63 के बीच में। और इनके समय में जाट राज्य अपने चरम पर पहुंच गया, अपने उच्चतम शिखर पे पहुंच गया। तो आपको ये क्या देखना है कि इन्होंने जाट राज्य को शिखर पे पहुंचा दिया। इनके समय में ये जो प्रक्रिया थी राज्य बनने की, ये संपूर्ण हो गई। और इसीलिए इनको कहा गया जाट जाति का अफलातून। अफलातून, फिलोसोफर ऑफ द जाट क्लैन। जाट जाति के अफलातून बन गए। ठीक है, अफलातून। लखनऊ आसपास के इलाकों में अगर कोई ज़्यादा स्वैग वगैरह दे रहा होता है तो कहते क्या बड़ा अफलातून बना घूमता है। ठीक है ना। सो यहाँ पर आपको ये कुछ छोटी छोटी मोटी बातें याद रखनी है कि सवाल कहाँ से आ सकता है कि जाट जाति का अफलातून इनमें से कौन कहलाता है। ठीक है ना। किसके समय में जाट राज्य अपने शिखर पर पहुंचा। जाट राज्य की स्थापना किसने की? चूड़ामन और बदन सिंह। जाट राज्य की मूल प्रकृति क्या है? खेतीहर, जाट किसान, जमींदार, विद्रोह। जाट राज्य कहां है? दिल्ली, आगरा, मथुरा। इतनी बातें ही आपको जाट राज्य के लिए याद रखनी है। प्रश्न बनने की संभावना यहीं से बनेगी। ठीक है, अब आगे बढ़ते। अब यहां बंगश, पठान और रुहेले, ये और आपके लिए छोटा सा एक राज्य है। बंगश, पठान और रुहेले, बहुत छोटा सा टॉपिक है, बहुत डिटेल में जाने की ज़रूरत अभी नहीं है। ये जो राज्य हैं इनके बारे में पढ़ेंगे। ये अलग अलग राज्य हैं, रुहेले और बंगश, पठान। आपको ध्यान क्या रखना है कि बंगश पठानों का इलाका क्या है, जो आपको प्रश्न पूछने की जहां पर प्रायिकता सबसे ज्यादा है। दरअसल मोहम्मद खान बंगश इसके संस्थापक हुए। संस्थापक कौन है? मोहम्मद खान बंगश। और इन्हीं के नाम पर इनको बंगश पठान कहा जाने लगा। इनकी जाति क्या है? ये है पठान। पठानों के बारे में तो आपने सुना ही होगा। ठीक है, पठानों के बारे में बहुत चर्चा होती है, उनकी बहादुरी की बहुत चर्चा होती है। और जब आज़ादी की लड़ाई लड़ी गई तो पठानों ने गांधी जी और स्वतंत्रता आंदोलन का बहुत साथ दिया। आज जो पाकिस्तान अफगानिस्तान की सीमा है ना,
वहाँ पर बहुत सारे पठान हुआ करते थे, पेशावर और उसके इर्द गिर्द, और उन पठानों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया और बहादुरी की मिसालें कायम की। जब करेंगे बात तब करेंगे, इतना समझ लो कि आपके शाहरुख खान जो हैं वो पठान हैं। और ये जो पठानों की हम बात कर रहे हैं कि आज़ादी की लड़ाई इन्होंने लड़ी, ये कहलाते थे लाल कुर्ती वाले, क्योंकि लाल सलवार और कुर्ता पहनते थे। तो जो शाहरुख खान के पिता हैं वो सबसे कम उम्र के लाल कुर्ती वाले थे पठानों में। तो स्वाधीनता संग्राम से निकली हुई परंपरा में है आपके शाहरुख खान। अब इनका क्षेत्र क्या है, कुछ ही चीजें आपको ध्यान रखनी। इनका क्षेत्र क्या है, यूपी में एक जिला है फर्रुखाबाद, ठीक है, फर्रुखाबाद। ये जब आप दिल्ली और कानपुर के बीच में जाते हैं तो कानपुर से थोड़ी पहले ये फर्रुखाबाद पड़ता है। वहां से इन्होंने अपना केंद्र बनाया और अलीगढ़ से लेकर के कानपुर के बीच में फैल गए। ये इसका क्षेत्र है फर्रुखाबाद। और फिर एक और अलीगढ़ है, उधर अपना विस्तार किया, और दूसरा इन्होंने विस्तार किया कानपुर की तरफ। तो ये भी जाट राज्य की तरीके से कुछ एक छोटे से इलाके में सिमटा हुआ राज्य है। किसके समय में ये बना, स्थापना किसके समय में हुई? जब ये राज्य बन रहा था तो ये राज्य फर्रुख सियर के समय में स्थापित हो रहा है, दिल्ली के ठीक बगल में। और बाद में फिर मोहम्मद शाह रंगीला के समय में स्थापित हो रहा है, ठीक है, के समय में ये स्थापित हो रहा है। तो यानी मुगल राज्य, जब हम लेटर मुगल्स पढ़ रहे हैं कि कैसे धीरे धीरे टूट रहा है, दिल्ली से बहुत दूरी नहीं है, अलीगढ़ दिल्ली के बहुत करीब है, और वहाँ अलीगढ़ से लेकर के और कानपुर तक का पूरा इलाका जो है इन्होंने अपने अधीन कर लिया। दूसरा जो आपका टॉपिक है वो है रुहेले। अगर कोई बरेली से, आंवला से, बदायूं से कोई स्टूडेंट देख रहा है इस वीडियो को, तो वो जानता है कि इस इलाके को क्या कहा जाता है, रुहेल खंड, ठीक है, रुहेल खंड। तो रुहेल खंड का ये दरअसल इलाका है। बरेली के पास एक जगह है आंवला, ठीक है, आंवला, तो रुहेल खंड है। और अगर हम क्षेत्र की बात करें तो उसमें आंवला शामिल है, रामपुर शामिल है, और आज का बरेली भी उसमें शामिल है। बरेली तो जानते हैं यूपी में, बरेली कुछ ऐसे खुशकिस्मत जगहों में है जिसका जो है ना नाम पूरे देश में लोग जान गए। बरेली की बर्फी पिक्चर आ गई, उसके पहले बरेली का झुमका, कि झुमका गिरा रे बरेली के बाजार में, है ना। तो झुमका जो है इसलिए फेमस है। अच्छा, हर चीज़ के पीछे जब आप थोड़ा सा इतिहास पढ़ते हैं, मैं आपको बताऊं, मेरे जो दोस्त हैं सिविल सर्विसेज से जो निकल के गए, बहुत ही शार्प लोग हैं, और कुछ सीनियर जो सिविल सर्वेंट्स हैं, उनसे जब मैं मिला तो मैं हतप्रभ रह गया कि उनकी ऑब्जर्वेशन की पावर बड़ी स्ट्रांग थी। ये आपकी तैयारी में ही इनकलकेट कर दी जाती है, ये सारी जो है ना ऑब्जर्वेशन करने की ताकत और सारी चीज़ें। तो आपको भी वही सिखाना है। अब ये कभी पूछिए कि भाई ये बताओ कि ये झुमका गिरा रे बरेली के बाज़ार में, तो झुमका बरेली के बाज़ार में क्यों गिरा, किसी दूसरी जगह भी गिर सकता था, ठीक है ना। दरअसल चांदी का बहुत बड़ा कारोबार है बरेली में, चांदी के बहुत जेवर बनते हैं, और इस वजह से चांदी का जो झुमका पहना जाता था उसके नाम से बरेली को जाना जाता था। तो जो गीतकार होगा वो जानता होगा, तो झुमका गिरा दिया बरेली में, और बरेली वालों ने झुमके को अपनी आइडेंटिटी बना लिया। आप जब दिल्ली से जाते हैं लखनऊ की तरफ हाईवे पकड़ के, तो जो बरेली का जो एंट्रेंस है वहाँ पे बहुत बड़ा झुमका लगा हुआ है, ठीक है ना, बरेली का झुमका आपको दिख जाता है। तो ये रुहेलखंड का ये इलाका है, और इसके संस्थापक हुए अली मोहम्मद खान, ठीक है, अली मोहम्मद खान इसके संस्थापक हो गए। इनका जो टकराव था, जाहिर सी बात है
कि दिल्ली से तो टकराव था ही था, लेकिन इनको एक तरफ दिल्ली से और दूसरी तरफ अवध से भी टकराना पड़ा, ठीक है, लेकिन इन्होंने अपना राज्य वहां पर स्थापित कर लिया। तो आप समझ गए, बंगश, पठान और रोहेले हैं ये। इन सबको मैं अभी सबसे आखिर में मैप पर आपको समझा दूंगा, ताकि आप मैप देखते ही जान जाएं कि यहाँ पर ये 18वीं सदी का जो पहला उत्तरार्ध है उसमें कौन कौन से राज्य स्थापित हुए हैं। यहाँ से आपके जो सवाल हैं वो बिल्कुल स्पष्ट हैं, बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं है। इनके संस्थापक देख लीजिए, बंगश पठान, मोहम्मद खान बंगश, और रुहेलखंड अली मोहम्मद खान। एरिया क्या है? फर्रुखाबाद, अलीगढ़, कानपुर, आंवला, रामपुर, बरेली, ठीक है ना, ये चीज़ है। और इससे ज़्यादा यहाँ से सवाल बनने की कोई प्रोबेबिलिटी अभी नहीं है। बहुत ही डिफ़िकल्ट कोई सवाल आता हो तो ज़रूर कोई जड़ खोद के ले आएंगे, ठीक है। अब चलिए अगली महत्वपूर्ण जो शक्ति है उसके बारे में पढ़ते हैं, और वो है सिख, ठीक है। सिखों के साथ मुगलों का लंबा संघर्ष चला। औरंगजेब पूरी तरह से दुश्मनी निभा रहा है, और चूंकि सिख भी क्या है, एक नवोदित, ठीक है, नवोदित धर्म है। नवोदित धर्म से मतलब है नया नया उदित हुआ जो धर्म हो, ठीक है। तो आपको पता है कि सिख धर्म की स्थापना गुरु नानक ने की, ठीक है, गुरु नानक देव ने की। नानक भक्ति काल के संत हैं, यानी मध्य काल में ही उनकी शिक्षाओं के आधार पर एक धर्म की स्थापना हो रही है। तो मूल रूप से जो सिख राज्य है वो क्या बन गया? एक तरीके का धर्म राज्य बन गया। धर्म राज्य से मतलब क्या है? जहां धर्म बहुत प्रमुख है, जहां धर्म प्रमुख है। अब लंबे समय तक जो गुरु परंपरा है, गुरु ही एक तरीके से सिख राज्य के प्रवर्तक रहे या नेता रहे, ठीक है। तो गुरु परंपरा आपको ध्यान रखनी है। और जब हम गुरु परंपरा की बात करते हैं तो आपको याद होगा कि पिछली जो कुछ क्लासेस में हमने बात की थी कि कैसे औरंगजेब की कट्टर नीति के बाद में बहादुर शाह प्रथम जब बादशाह बना तो उसने उस कट्टर नीति को पलट दिया और उदार नीति अपनाई। तो आपको याद होगा क्या हुआ था? गुरु गोविंद सिंह का उसने बड़ा सम्मान किया था। तब हमने इसके बारे में बात की थी, मैं उसको रिपीट नहीं करूंगा। तो गुरु गोविंद सिंह को सम्मान दिया, लेकिन उसके बाद एक नेता हुआ करते थे, कौन? बंदा बहादुर। बंदा बहादुर जो है वो समझौते के मूड में नहीं थे, और इस वजह से बंदा बहादुर का और मुगलों के बीच में संघर्ष हुआ, और धीरे 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 सिख जो है शक्तिशाली होते चले गए। सिख जो है राज्य जब बना रहे हैं तो राज्य किस आधार पर बनेगा ये भी हमें देख लेना है। जब कोई नया राज्य बना रहा है तो उसको सशस्त्र होना पड़ता है। सशस्त्र यानी हथियार रखने पड़ते हैं। और ये जो गुरुओं की परंपरा है, नानक देव की परंपरा से आगे बढ़ते हैं तो एक गुरु होते हैं गुरु हरगोविंद सिंह। गुरु हरगोविंद सिंह, गुरु हरगोविंद सिंह ने सिखों को एक लड़ाकू समुदाय बना दिया। लड़ाकू समुदाय से मतलब क्या है? जो लड़ाई में ही जीवन अपना काट देता है, ठीक है, लड़ाकू समुदाय। और आप देखते हैं कि लड़ाकू समुदाय से मतलब ये नहीं होता कि लड़ाका वाला लड़ाकू, जो कई बार ऐसे कनोटेशंस होते हैं ना कि भाई बड़ा लड़ाकू आदमी है। नहीं, लड़ाकू से मतलब है युद्ध में रहने वाला और सशस्त्र, ठीक है। और इसी वजह से आप देखते हैं कि सिख कृपाण, तलवार वगैरह लेकर आज भी चलते हैं, क्योंकि वो इनकी परंपरा बन गई। और सिख निहंगों को देखो तुम, घोड़े पे बैठे होंगे। अभी जब ये किसान आंदोलन चल रहा था तो आपने बहुत सारी चीज़ें जो है देखी होंगी
क्योंकि पंजाब से बहुत सारे सिख थे उस पूरे आंदोलन के अंदर, बल्कि कहें तो उन्होंने उस आंदोलन को लीड किया था। तो आपको निहंग भी दिखे वहाँ पर, सिख भी दिखे। तो सिख जो है एक लड़ाकू समुदाय बनते चले जा रहे हैं। जिस समुदाय के अंदर युद्ध में रहने की प्रवृत्ति हो जाती है, डरते नहीं है जो, वो बहुत ही बहादुर हो जाते हैं। तो सिख इस मामले में बहुत ही निर्भय हैं। ठीक है। अब यहाँ पर क्या हुआ, गुरु गोविंद सिंह के बाद में ये गुरु परंपरा खत्म हो गई। आखिरी गुरु कौन हुए? 10वें और अंतिम गुरु गुरु गोविंद सिंह हुए। अब यहां से क्या एक प्रक्रिया बन गई कि गुरु गोविंद सिंह का कंट्रीब्यूशन क्या था? उन्होंने सिख राज्य की नींव रख दी। गुरु गोविंद सिंह, ठीक है, अंतिम गुरु हैं, अंतिम गुरु हैं। 10 गुरु हुए हैं सिखों की परंपरा में, और उसमें वो अंतिम गुरु होते हैं। 1664 से लेकर 1708 तक का इनका शासनकाल है। 1664 से 1708, जिस साल बहादुर शाह से समझौता हुआ 1708 में, उसी समय में जो है ये दिवंगत हो गए। और इन्होंने क्या किया, सिखों को एक फौजी ताकत तो बना ही दिया, ठीक है, सेना बड़ी तगड़ी बन गई, सैन्य या फौजी ताकत बना दिया, और साथ ही साथ सिखों को एक राजनीतिक शक्ति भी बनाया। मैंने अभी आपको बताया था कि युद्ध लड़ना एक बात है, विद्रोह करना एक बात है, लेकिन राज्य बनाना एकदम दूसरी बात है। तो इन्होंने एक राजनीतिक ताकत भी स्थापित कर दी। औरंगजेब से संघर्ष हुआ, बहादुर शाह से सुलह हो गई, और इनको जो मनसब दिया, जब बहादुर शाह ने जो मनसब दिया, वो 5000 मनसब भी इनको दे दिया था। 5000 मनसब दिया, समझौता हो गया था, ठीक है। लेकिन बंदा बहादुर जो गुरु का शिष्य था, वो आदमी थोड़ा अलग था। बंदा बहादुर ने झुकने से इनकार कर दिया। तो उसके आगे हम बढ़े, बंदा बहादुर के हाथ में सत्ता चली गई। बंदा बहादुर दरअसल जो पंजाब के किसान और निचली जातियां थीं, उनके प्रतिनिधि बनकर आए, ठीक है। पंजाब के किसान और निचली जातियों के प्रतिनिधि, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है, क्योंकि बंदा बहादुर पर प्रश्न बन सकता है। गुरु गोविंद सिंह पर भी बन सकता है, लेकिन बंदा बहादुर पर भी बन सकता है। किसान और निचली जातियां, जब भी देखिए, ध्यान रखिए कि जब भी आप कभी निम्न जातियां, निचली जातियां कहते हैं, तो सोपान क्रम में उनकी उस समय की स्थिति के हिसाब से कहते हैं। अब हम जिस समाज में हैं, वहाँ किसी भी जाति को ऊंचा, किसी भी जाति को नीचा कहना एकदम गलत है। लेकिन इतिहास जब आप पढ़ रहे हैं, तो इतिहास में जाकर के ही आपको पढ़ेंगे। और हमने ये भी देखा था कि बंदा बहादुर से युद्ध के समय बहादुर शाह की मौत हुई, और उसके बाद फर्रुख सियर ने हत्या करवा दी, ठीक है, बंदा बहादुर की हत्या करवा दी थी। हत्या जब हो गई, तो उसका परिणाम क्या हुआ कि सिखों की ताकत को एक तरह से कुछ समय के लिए कुचल दिया मुगल साम्राज्य ने, यानी मुगल साम्राज्य में अभी भी ताकत बाकी है, ठीक है। और यहां पर जो बंदा बहादुर हैं, उनकी लड़ाई सिर्फ और सिर्फ मुगलों के खिलाफ सीमित नहीं रही। चूंकि वो किसान और निचली जातियों के एक तरह से प्रतिनिधि बन गए, तो जो ऊंची कुछ जातियां थीं, वो विरोधियों से मिल गईं जाकर के कि बंदा बहादुर के हाथ में राज्य सत्ता नहीं जानी चाहिए। इतिहास बड़ा क्रूर रहा है। अगर कोई आदमी नीचे से उठकर ऊपर जाने लगता है, तो जो लोग ऊपर बैठे ना, वो ऊपर से बांस लगा लगा के उसको नीचे धकेलने लगते हैं। तो बंदा बहादुर के साथ भी यही हुआ। बंदा बहादुर की एक सीमा थी कि बंदा बहादुर धर्म राज्य की जो स्थापना ना, वही करना चाहते थे। तो इनका आधार बहुत सीमित बना रहा, बहुत ज़्यादा विस्तृत आधार इनका नहीं बनाया। लेकिन
फिर क्या हुआ, अभी हम लोग जब आगे पढ़ेंगे तो देखेंगे कि जैसे नादिर शाह का हमला हुआ था वैसे ही अहमद शाह अब्दाली का हमला हुआ और एक बड़ी लड़ाई होती है 1761 में। उसके पहले लगातार वो हमले करता चला जा रहा था। तो जब कोई बाहरी ताकत आकर के पंजाब और उससे भी आगे बढ़कर दिल्ली मथुरा तक हमले करती है तो जो चुनौती होती है ना वो मिट जाती है। मतलब जो भी उसके सामने आया उसको उसने कमजोर कर दिया या मिटा दिया। तो यहाँ जो सिख थे, अहमद शाह अब्दाली ने एक तरह से इस इलाके में जो स्थापित ताकतें थी उनको कमजोर कर दिया, मुगल साम्राज्य को बर्बाद कर दिया और मराठा साम्राज्य का भी सूरज डूब जाएगा। तो कहने का मतलब है यहाँ पर एक रिक्ति पैदा हो गई। रिक्ति क्या होती है? वैक्यूम। एक रिक्ति पैदा हो गई और इसी रिक्ति के बीच से सिख राज्य धीरे 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 पुनर्स्थापित होना शुरू हो जाता है। ठीक है ना? तो अब्दाली के जाने के बाद शक्ति को इन्होंने एकत्र कर लिया। अब एक चीज, जब हम सिखों की बात करते हैं तो हम अमृतसर की बात तो करते ही करते हैं। स्वर्ण मंदिर, अमृतसर बन गया सिखों का एक बहुत बड़ा तीर्थ स्थान और वो तीर्थ के तौर पर बहुत फेमस हो गया। तो सेंटर बन गया अमृतसर और उसके बाद यहाँ पर बहुत सारे जो हैं छोटे छोटे मिसलें बन गई। ठीक है? सिख जो है मिसलों में विभाजित हो गए, मिसलों में विभाजित हो गए। अब मिसल क्या है? एक तरीके से समझो कि मिसल हैं एक तरीके के मठ या महंत या जो है संप्रदाय सिखों के। तो 12 मिसलों में विभाजित हुए। तो यानी सिख जो है बंदा बहादुर के बाद एक राज्य के तौर पर तो समाप्त हो गए, लेकिन मिसलें बनी रहीं। और चूंकि ये लड़ाकू समुदाय के तौर पर जो है ना परिवर्तित की जा चुकी थी, तो इनके अंदर लड़ने की शक्ति अभी भी बनी रही। ठीक है? अब देखो, एक कपूर सिंह एक नेता हुआ करते थे। उन्होंने जो है कुछ समय तक नेतृत्व किया, कुछ कुछ मिसलों को इकट्ठा किया। ठीक है? और उसके बाद जस्सा सिंह अहलूवालिया और इस तरीके के नेता मजबूत हुए। ठीक है? जस्सा सिंह अहलूवालिया ने ही कपूरथला राज्य की स्थापना की। इसलिए आपको मिसलों का जो महत्व है, ठीक है, कपूर सिंह थे, एक नेता बड़े हुए। ठीक है? एक नेता हुए और कपूर सिंह के बाद जस्सा सिंह अहलूवालिया एक नेता हुए और जस्सा सिंह अहलूवालिया ने एक राज्य बनाया, एक स्टेट बनाया, एक शहर बन गया बाद में वो कपूरथला। कपूरथला स्टेट के जो राजा होते थे, बड़ा पैसा वैसा था इनके पास में बाद के समय में और बड़ा दबदबा बन गया। ठीक है? तो क्या देख रहे हैं हम कि धीरे धीरे ये मिसलें और उनके भीतर से जो सरदार निकल रहे हैं उन्होंने अपना दबदबा बना लिया। अब ये 12 मिसलों में ये विभाजित हुए और 12 मिसलों में एक मिसल हुआ करती थी, उसका नाम था सुकर चकिया और कभी कभी इसको सुकेर चकिया भी लिखते हैं। ठीक है? सुकेर चकिया मिसल। अब यहां से एक नई कहानी शुरू होती है। ये समझ गए आप कि बंदा बहादुर की हत्या, छोटे छोटी मिसलें बनी, मिसलों के बाद में जो है ये शक्तिशाली सरदार बने, लेकिन इतने शक्तिशाली नहीं बने कि सबको समेट ले। और यहाँ पर एक मिसल जो है वो है सुकेर चकिया मिसल और इस मिसल में एक नेता हुए रणजीत सिंह। मतलब 18वीं सदी में जो शासक हैं, उन शासकों में से उनके बारे में आप जब पढ़ें तो आपको बड़ा अच्छा लगेगा।
रणजीत सिंह के बारे में भी यही सही है। काफ़ी अंत में आए, 1799 अराउंड वो आए और 1839 तक उनका राज्य रहा। ठीक है, 1799 से लेकर 1839 तक इनका शासनकाल रहा। और ये वो शासनकाल है जिसमें उन्होंने सही अर्थों में हम कहें अगर तो सिख राज्य स्थापित कर दिया। ठीक है, सिख राज्य स्थापित हो गया। लेकिन यहां एक मजेदार चीज है, पिछली स्लाइड में आपने देखा कि यहां धर्म प्रमुख है और धर्म राज्य प्रमुख है। बंदा बहादुर की सीमा यह है कि वो धर्म प्रधान है, सिखों के अलावा और किसी को इन्होंने अपने राज्य में शामिल नहीं किया। लेकिन सिख राज्य तो स्थापित हो गया, लेकिन उसका सामाजिक धार्मिक विस्तार हो गया। ठीक है, सामाजिक धार्मिक विस्तार हो गया। और अब जो सिख राज्य है वो सही मायनों में अगर हम कहें तो एक राज्य बना। ठीक है, एक राज्य बना। और वो जो राज्य है वो राज्य परिभाषागत रूप से एक बहुत ही अच्छा राज्य बन गया। ठीक है, रणजीत सिंह बेहद योग्य हैं, बहुत ही योग्य प्रशासक हैं और बहुत ही चतुर सेनापति हैं। ठीक है, बहुत योग्य प्रशासक और साथ साथ बहुत ही चतुर सेनापति। क्योंकि उस समय अच्छे सेनापति आप नहीं होंगे तो आप अपने राज्य की स्थापना भी कर नहीं पाएंगे, अगर कर लिया तो आप अपने राज्य को बचा नहीं पाएंगे। 1799 में इन्होंने लाहौर पे कब्जा कर लिया। ध्यान रखिएगा, लाहौर मुगल साम्राज्य का एक बड़ा जो है ना गढ़ हुआ करता था, केंद्र हुआ करता था। लाहौर पर इन्होंने कब्जा कर लिया। 1802 में इन्होंने अमृतसर पर भी कब्जा कर लिया। ठीक है, अमृतसर पर भी कब्जा कर लिया। यानी जो बंटवारा था, यानी सिख राज्यों में छोटी छोटी मिसलों में विभाजित जो पंजाब है, ठीक है, पंजाब है, लेकिन अभी मिसलों में विभाजित है। उस पूरे इलाके के अंदर गुरु गोविंद सिंह ने क्या किया, एक सिख राज्य के अंतर्गत उनको एकजुट कर दिया। ठीक है, एकजुट पंजाब। ठीक है, और अपना राज्य एकजुट कर दिया। यानी सुकेड़ चकिया मिसल के रणजीत सिंह ने सभी इलाकों को जो है कोशिश की अपने राज्य में मिलाने की। अब देखिए, यहां पर इन्होंने लाहौर और अमृतसर पर तो कब्जा किया ही किया, कश्मीर, पेशावर और मुल्तान तक के इलाकों में इन्होंने अपना प्रभुत्व स्थापित कर लिया। यानी आज का जो कश्मीर है, कश्मीर के साथ साथ जो हमने अभी जिसका जिक्र किया, पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान के बीच में, मतलब आज के समय में अफ़गानिस्तान की सीमा के बहुत करीब एक पेशावर जगह और मुल्तान का इलाका जो आज के पाकिस्तान में है, इन इलाकों को भी अपने राज्य के अंतर्गत लाने में इनको सफलता मिली। ठीक है, तो कुल मिला के क्या हुआ, राज्य जो है एकजुट हुआ और एकजुट राज्य जो था वो स्थिर राज्य होता है, स्थिर राज्य। ठीक है, तो रणजीत सिंह ने जब इन सब इलाकों पर कब्जा कर लिया तो जाहिर सी बात है वो एक सरदार नहीं रहे, वो हो गए महाराजा। और उनको कहा गया महाराजा
रणजीत सिंह, नहीं सॉरी, ये गलत जगहों पे मैंने महाराजा लिख दिया, लिखना था ऊपर, ठीक है। महाराजा रणजीत सिंह। राजा कौन होता है? जो किसी छोटे इलाके का राजा हो। महाराजा कौन होता है? जो बहुत सारे छोटे छोटे इलाकों को जीत करके उन पर अपना नियंत्रण स्थापित कर ले। तो जाहिर सी बात है कि इन्होंने सभी को समेट लिया अपने राज्य के अंतर्गत, और इसीलिए वो महाराजा रणजीत सिंह कहे जाने लगे। और इन्होंने इन सबको अपने यहां जो है ना वो जागीरदार बना लिया, ठीक है। सारे सिख सरदार उनके राज्य में समाहित हो गए, ठीक है। सारे सिख सरदार उनके राज्य में समाहित होते चले गए। अब महाराजा रणजीत सिंह जो हैं चतुर सेनापति हैं, और जैसे हमने टीपू सुल्तान के बारे में देखा था, वैसे ही यहां पर भी आपको ध्यान देना होगा कि उनको यह पता चल गया कि अपने राज्य की आपको रक्षा करनी पड़ेगी। इसलिए उन्होंने कहा कि यूरोपीय तर्ज पर, जैसे यूरोपीय कंपनियां, क्योंकि 1799 से 1839 जब ये पीरियड तुम पढ़ोगे तो तुमको पता चलेगा कि ये वो पीरियड है जिसमें अंग्रेजों ने एक एक करके सारे भारतीय राज्य हड़प लिए हैं, ठीक है। सारे भारतीय राज्य हड़प लिए, तो उनको पता है कि खतरा क्या है। तो यूरोपीय तर्ज पर सेना को गठित किया। और ये फैक्ट आपके लिए इंपॉर्टेंट है कि एशिया की दूसरी सबसे ताकतवर सेना इन्होंने बना दी। एशिया की दूसरी सबसे ताकतवर सेना, ठीक है। मेरी कोशिश होती है कि मैं ऐसे लिखूं कि जब आप इन हैंडआउट्स को पढ़ें तो आपका एक तरीके से पूरा रिवीजन हो जाए, आपको चीज़ें लिखी हुई भी मिल जाएं, ठीक है। एशिया की दूसरी सबसे ताकतवर, मैं सबसे भूल गया था, सबसे ताकतवर सेना बना दी। नंबर 2 सेना है एशिया की। किस टाइम पर? इस टाइम पर जब रणजीत सिंह का शासनकाल है, ठीक है। उस समय तक मैसूर जो है समाप्त हो गया है, देखेंगे कहानी। तो ये आपके लिए फैक्ट है कि एशिया की दूसरे नंबर की सबसे ताकतवर सेना है। और हमने आपको बताया था कि सामाजिक धार्मिक विस्तार इन्होंने किया। इन्होंने क्या किया कि सेना के अंदर पहले जहां सिर्फ सिख होते थे, वहां पर इन्होंने उसका बहुधार्मिक विस्तार कर दिया। बहुधार्मिक का मतलब क्या होता है? जहां बहुत सारे धर्म के लोग हों, तो बहुधार्मिक विस्तार कर दिया। और इस बहुधार्मिक विस्तार की जो खासियत है वो क्या है कि पहली बार गोरखा, ठीक है, गुरखा, जब सिखों के आप बहादुरी की बात करते हैं तो गुरखा बटालियन के बारे में भी जरूर सुना होगा। तो जब पहाड़ों पर ये पहुंचे और अपना विस्तार कर लिया कश्मीर तक, तो सारा पहाड़ के इलाके में जो गुरखा होते थे उनको इन्होंने अपनी सेना में भर्ती किया। बाद में अंग्रेजों ने भी गुरखाओं को अपनी सेना में भर्ती किया। और यहां पर आपको ध्यान रखना है कि गुरखा अंग्रेजों के बहुत वफादार जो है सिद्ध हुए, कभी भी विद्रोह नहीं किया गुरखाओं ने, ठीक है। तो यहां प्रश्न बन सकता है कि गुरखाओं को पहली बार, वहां के स्थानीय राजा गुरखाओं को अपनी सेनाओं में रखते थे, लेकिन रणजीत सिंह की सेना में पहली बार गुरखे आए हैं, ठीक है। अब पंजाबी तो इसमें थे ही थे, सिख पंजाबी तो थे, लेकिन इसमें अब पहली बार इनकी सेना में पंजाबी मुसलमान भी शामिल हैं। पंजाबी मुसलमानों को भी इन्होंने अपनी सेना के अंदर शामिल कर लिया है, ठीक है। पठान तो हैं ही हैं पहले से, ठीक है, बहुत ही शक्तिशाली हैं पठान, तो उनकी ताकत को हर कोई पहचानता है। लेकिन यहाँ महाराजा रणजीत सिंह पठानों को भी अपनी सेना में शामिल करते हैं
अन्य डोगरा जातियां उनको भी शामिल करते हैं, यहाँ तक कि हमारे बिहार के लोगों को भी शामिल करते हैं। बिहार के लोग देखो धरती पर हर जगह हैं, ठीक है, और यहाँ महाराजा रणजीत सिंह की जो सेना है उसमें भी बिहार के लोग शामिल कर लिए जाते हैं, ठीक है। एक मिनट रुको यार, ये दरअसल ये कोट वोट पहनना ना बहुत ही अनकंफर्टेबल हो जाता है। हम लोग जब पढ़ने के लिए दिल्ली आए तो देखा क्या कि अक्सर जो है लोग कोट पहन लेते थे और कोट पहनने से उनके अंदर बड़ा कॉन्फिडेंस आ जाता था। तो हम लोगों ने भी कुछ एक कोट वोट पहनने शुरू किए, लेकिन यार वो जो देशीपन था ना अंदर का, उसने उसको मरने नहीं दिया। तो कोट जो है पहन तो लेते हैं, लेकिन कोट को उतारना भी पड़ता है। तो माफ़ करिएगा, ज़्यादा गर्मी लगने लग गई मुझे। सवेरे ठंड होती है, दोपहर में थोड़ा टेम्परेचर जो है वो बढ़ जाता है। तो मैं क्या कह रहा हूँ कि यहाँ पर इन्होंने अपनी सेना का विस्तार कर लिया, अपने प्रशासन का विस्तार कर लिया, तो सामाजिक धार्मिक विस्तार किया अपने राज्य का। यानी राज्य अब केवल सिख राज्य नहीं रहा, और ये महाराजा रणजीत सिंह की एक बड़ी सफलता हुआ करती थी, ठीक है। और यही वजह है कि उन्होंने दूसरे नंबर की सेना बना दी एशिया के भीतर। अब लाहौर में तोप बनाने का कारखाना खोल दिया। नंबर 1 कौन होगा? ये कालखंड देखिए, नंबर 1 सेना कौन होगी एशिया की उस समय? जवाब देंगे आप लोग या मैं ही बता दूं? जाहिर सी बात है, ईस्ट इंडिया कंपनी, ठीक है, ब्रिटेन की ईस्ट इंडिया कंपनी। इन्होंने लाहौर में तोप बनाने का कारखाना बनाया, ठीक है। और ये बड़ी महत्वपूर्ण बात है, क्योंकि ये जब यूरोपीय तर्ज पर अपनी सेना को प्रशिक्षित कर रहे हैं, ठीक है, तो जाहिर सी बात है कि उसमें नए नए हथियार भी शामिल किए जा रहे हैं। तो तोप बनाने का कारखाना इन्होंने बनाया। और बात आप ध्यान रखिए कि यहाँ पर भी मुसलमान जो है तोप बनाने का काम कर रहे थे। महाराजा रणजीत सिंह की तोपें और उनका बारूद खाना मुसलमानों के हाथ में था। क्यों? क्योंकि बारूद दरअसल मुगल लेके आए और मुसलमानों के अंदर मतलब बारूद वगैरह का काम वो पेशागत रूप से करते रहे, इसलिए यहाँ शामिल हुआ। अभी भी आज दीपावली में जो आप पटाखे फोड़ते हैं, वो ज़्यादातर जो पटाखे हैं उनका बेचने का भी काम और उनका बनाने का काम भी ये जो है किया करते थे। अब देखिए, बहुत सारा काम इन्होंने किया, लेकिन अंग्रेज जो हैं वो बड़ा खतरा है, और ये क्या चाहते हैं कि साम्राज्य हमारा किसी भी तरह से स्थिर बना रहे। तो महाराजा रणजीत सिंह अपनी सारी योग्यता के बावजूद एक थोड़ी गलती कर गए। उन्होंने ये सोचा कि अंग्रेजों से लड़ने से बेहतर है कि अंग्रेजों के साथ कोई समझौता कर लिया जाए, ठीक है। और ये जो समझौता है वो 1809 का एक जो है समझौता है, जिसको कहा जाता है अमृतसर की संधि, ठीक है। अमृतसर की संधि 1809 किसके बीच में हुई? महाराजा रणजीत सिंह और अंग्रेजों के बीच में, ठीक है। इनके बीच में ये संधि हो जाती है। दरअसल एक नदी है, वो है सतलज, ठीक है। समझौते का सबसे महत्वपूर्ण बिंदु ये हुआ कि महाराजा रणजीत सिंह अपने राज्य का जो विस्तार करेंगे पंजाब में, उसमें सतलज को पार नहीं करेंगे, यानी सतलज के इधर ही बने रहेंगे, और इधर जो है वो ईस्ट इंडिया कंपनी का राज्य बना रहेगा। ये एक तरीके से हो गया समझौता कि हम आगे इस पर विस्तार नहीं करने वाले, भले ही आगे सिख राज्य के विस्तार की कुछ संभावनाएं हो। अब यहां पर आपको ध्यान रखना है एक चीज का, कि जो सतलज की संधि है, यही सतलज अमृतसर की संधि, चूंकि सतलज इसमें एक बड़ा जो है ना एग्रीमेंट था,
तो इसे सतलज की संधि भी कहीं कहीं लिख दिया जाता है। महाराजा रणजीत सिंह ये नहीं समझ पाए कि अंग्रेजों से लड़ना ही पड़ेगा, उनके साथ समझौता चलेगा नहीं, क्योंकि कितनी सारी ताकतें महाराजा रणजीत सिंह के समय तक आते आते हड़पी जा चुकी हैं, लेकिन वो नहीं समझ सके। हर एक ऐतिहासिक व्यक्तित्व की अपनी कुछ सीमाएं भी होती हैं, क्योंकि इतिहास तो क्रूर होता है, मूल्यांकन करता है, अच्छा अच्छा भी बताएगा और खराब खराब भी बताएगा। तो महाराजा रणजीत सिंह ने ये संधि कर ली। महाराजा रणजीत सिंह के जीवन काल तक 1839 तक ये संधि चलती रही। अंग्रेजों ने सोचा कि इतनी बड़ी ताकत है, सेना है और बहुत ही अनकॉम्प्रोमाइजिंग लोग हैं, समझौता करते नहीं हैं, युद्ध बहुत अच्छे से कर लेते हैं, इसलिए नहीं भिड़े, ठीक है। लेकिन जैसे ही महाराजा रणजीत सिंह की मृत्यु हुई, वैसे ही अंग्रेजों ने धीरे 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 करके पंजाब को भी हड़पना शुरू कर दिया और पंजाब का राज्य समाप्त हो गया। अब यहाँ पर आपको बहुत छोटी छोटी 2-3-4 चीज़ें हैं जो देखनी हैं। जैसे कुछ एक पॉइंट्स महाराजा रणजीत सिंह के बारे में कि लाहौर, अमृतसर, कश्मीर, पेशावर, मुल्तान, इन पर सब पर कब्जा कर लिया। इम्पॉर्टेंट है कि राज्य का धार्मिक विस्तार कर दिया, बहुधार्मिक विस्तार कर दिया, एशिया की नंबर 2 की सेना बना दी, ठीक है। सुकेर चकिया मिसल से वो हुआ करते थे और उन्होंने सारी मिसलों को इकट्ठा कर दिया और आखिर में आकर ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ में ये संधि हो गई। ईस्ट इंडिया कंपनी ने पंजाब को कैसे हड़पा, वो हम बात तब करेंगे जब हम ब्रिटिश साम्राज्य की स्थापना और विस्तार की बात कर रहे होंगे, ताकि आपको पूरे एक नैरेटिव के बीच में सारी चीज़ें ठीक से समझ में आए, ठीक है। तो आज चूंकि विद्रोही राज्य यहाँ पर लगभग समाप्त हो गए, आखिरी जो शक्ति बची उसके लिए एक अलग क्लास ही हमें लेनी पड़ेगी, बहुत अच्छी तरह से समझ लीजिए, और वो है मराठा साम्राज्य की स्थापना। आप देखेंगे कि मराठा नाम आते ही सबसे पहले शिवाजी की तस्वीर सामने आती है, लेकिन शिवाजी का पूरा संघर्ष मुगलों के खिलाफ लड़ते हुए बीत गया। उन्होंने स्वराज की स्थापना कर ली, लेकिन वो स्वराज सीमित रहा। वो स्वराज का जो सपना है, वो सपना जो है वो शिवाजी का सपना जो था, वो सपना पूरा किया पेशवाओं ने, ठीक है। और यहाँ से सवाल बनने की प्रोबेबिलिटी बहुत हाई है, और चूंकि ये एक अलग टॉपिक है और मेरा बड़ा प्रिय टॉपिक है, इसलिए मराठा साम्राज्य पर हम लोग कल की क्लास में बात करेंगे और बड़ी विस्तार से बात करेंगे कि वहाँ से कोई भी प्रश्न आए तो वो आपसे गलत ना हो, इसका ख्याल हम लोग रखेंगे, ठीक है। आज मेरे दिमाग में इतनी देर से घूम रहा है कि मैंने पढ़ते पढ़ते अपना कोट जो उतार दिया, कहा बड़ी गर्मी लग रही है। तो हमारे जो गुरु होते थे प्रोफेसर बिपिन चंद्रा, जिनकी किताब यूपीएससी की किताब है ना, सभी पढ़ते ही हैं यूपीएससी के एस्पिरेंट्स, और कहा जाता है कि पिछले 40 साल से जो है ना, जो भी आईएएस बना है, जिसने भी यूपीएससी क्रैक किया है या अन्य कॉम्पिटिशन्स भी क्रैक किए हैं, उसने मॉडर्न इंडिया पढ़ने के लिए बिपिन चंद्रा की भारत का स्वतंत्रता संघर्ष या इंडियाज स्ट्रगल फॉर इंडिपेंडेंस जरूर पढ़ा। तो बिपिन चंद्रा 1993 में रिटायर हो गए थे, तो मैं जब जेएनयू पहुंचा तब तक वो रिटायर हो चुके थे, लेकिन उनकी क्लास के चर्चे थे। मैं बाद में उनके टच में आया, उनका सानिध्य मिला, मुझे बहुत ही प्रेम मिला, लेकिन मैंने उनसे क्लास में जो है पढ़ाई उनकी नहीं की है। लेकिन किससे सुनते थे कि उस समय जो है ये एसी वेसी तो होते नहीं थे क्लास में, अभी भी पब्लिक यूनिवर्सिटीज़ में जो है एसी वेसी नहीं होते हैं, सब बच्चे जो है ना गर्मी में सर्दी में सब बैठे रहते हैं आराम से। तो उनकी लंबी लंबी क्लासेस होती थी, पढ़ाते पढ़ाते वो अपना जो है ना कोट उतार देते थे, और कभी कभी तो इतनी गर्मी उनको लगती थी, पसीने पसीने होते चले जा रहे हैं, क्योंकि बोलने में बड़ी एनर्जी लगती है। अभी की तरह ये हमारे पब्लिक एड्रेस सिस्टम भी नहीं है कि छोटा सा माइक लगा लिया आराम से बोल रहे हैं। तो उनकी ये आदत अक्सर थी
कि ये अपने जो है ना क्लास में कहा कि यार अब गर्मी लग रही है तो उतार दिया, ठंड लग रहा है तो पहन लिया। ये क्लास बड़ी इनफॉर्मल जगह होती है। मैं ऑफलाइन क्लासेस जो है ना उसमें ये मैंने एक दिन आपको कहा था ना कि ऑफलाइन क्लासेस में वार्मथ बहुत बन जाती है। आप बच्चे को देख रहे होते हैं, बात कर रहे होते हैं उसके साथ, यहाँ आपके कमेंट्स बहुत अच्छे अच्छे आते हैं और हमारी टीम लगभग हर कमेंट का जवाब देने की कोशिश भी करती। कुछ सवाल भी आ रहे हैं, मैं कोशिश करूँगा कि उन सवालों को भी आगे चल के एड्रेस करूँ। लेकिन स्टूडेंट और टीचर के रिलेशनशिप जो है ना वो बड़ी अच्छी रिलेशनशिप होनी चाहिए। तो आज ये चीज़ मैंने मतलब मेरे दिमाग में घूम रही थी कि ये लगभग उनकी तरह की एक चीज़ यहाँ पर हो गई। और इसी क्रम में मुझे अल्बर्ट आइंस्टीन याद आ गए। अल्बर्ट आइंस्टीन को ना कपड़े उपड़े का कोई होश नहीं रहता था। तो एक बार वो अपने लोगों के साथ कहीं मीटिंग में जाने वाले थे तो उनकी पत्नी ने कहा कि भाई कपड़े तो बदल लो, तुम तो जो कपड़े पहन के घर में बैठे रहते हो वैसे चप्पल वप्पल पहन के चल देते हो। तो आइंस्टीन बोले कि वहाँ मुझे कौन नहीं जानता, हर कोई जानता है कि मैं अल्बर्ट आइंस्टीन हूँ, तो मैं कपड़े बदल लूँगा तो क्या फ़र्क पड़ जाएगा। हो गई बात। अगली बार वो कहीं लेक्चर देने जा रहे थे, कहीं बुलाए गए थे, तो उनकी पत्नी ने कहा कि ठीक है, पिछली बार तो ये कह रहे थे कि वहाँ मुझे कौन नहीं जानता, यहाँ तो तुमको कोई नहीं जानता, तो यहाँ तो कपड़े बदल लो। तो आइंस्टीन ने कहा कि जब वहाँ मुझे कोई नहीं जानता तो कपड़े बदलने का क्या फ़ायदा है। अभी मैं देखता हूँ और मुझे बड़ा दुख होता है कि एक ऐसा ग्लैमर पैदा कर दिया गया है कोचिंग सेक्टर के अंदर कि बच्चे जो है ना टीचर के साथ उसकी टीचिंग स्किल, उसकी अप्रोच, इन पर सब पर कम ध्यान दे रहे हैं। एक माहौल पैदा हो गया। सर ने घड़ी कितने लाख की पहनी हुई है, सर ने जूते कौन से पहने हुए हैं, सर कपड़े कौन से पहनते हैं, सर किस गाड़ी से उतरते हैं। अब अगर आप ये सब देखेंगे ना तो सर अगर जो 1 करोड़ की गाड़ी से उतर रहे होंगे या मर्सिडीज बेंज से उतर रहे होंगे वो पैसा लेंगे तो आपसे ना। तो ये जो पूरे कोचिंग सेक्टर के अंदर ये डिग्रेडेशन आया है कि शिक्षक को ना ग्लैमर के साथ आका जाने लगा, मुझे बड़ा दुख होता है। खैर, आज क्लास थोड़ी जल्दी ख़त्म हुई इसलिए एक प्रसंग मिल गया तो मैंने उस पर आपसे बातें कर ली। कल मिलते हैं, मराठा साम्राज्य पढ़ेंगे। और ये ध्यान रखिएगा कि मैंने आपको बोला कि अगर आपको ये जो लाइव हमारे क्लास हैंडआउट्स हैं ये चाहिए तो आप प्रॉस्पेक्ट आईएएस का जो टेलीग्राम चैनल है उसको आप ज्वाइन कर लीजिए और अपने दोस्तों को बताइए इन क्लासेस के बारे में, ओपन एक्सेस क्लासेस के बारे में, और उनसे कहिए कि वो हमारे साथ जुड़ें। मिलते हैं कल नए टॉपिक के साथ।